नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जियो पॉल आईएएस पे। जी हां साथियों, हमारी जो साइंस की जर्नी है इसमें आप सभी लोगों को आज मैं एक नया टॉपिक जो कि जंतु जगत से संबंधित है, इस टॉपिक में हम लोग जितने भी जंतुओं के अलग अलग जो संघ हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस टॉपिक को आप समझ जाते हैं तो इसके बाद जो अन्य टॉपिक आएंगे या मान लीजिए कुछ ऐसी जो जंतु जगत से संबंधित चीज़ें आएंगी उनको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग जितने भी प्रकार के आपके आसपास कोई भी आप जो कीट पतंगा पक्षी जानवर कुछ भी देखते हैं जिसको आप जंतु मानते हैं, याद रखिए उन सब की चर्चा हम इस वाले टॉपिक में करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि किनको हम जंतु जगत में रखते हैं और जो जंतु जगत में आते हैं उनकी बेसिक जो एक क्राइटेरिया है, उनका वो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है उसको समझेंगे। अगर जंतु जगत में कोई आएगा तो ये प्राणी क्या होते हैं? ये प्राणी सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, एक अपवाद है वैसे तो, और वो अपवाद है बहुकोशिकीय में क्या कि एक जो है ना प्रोटोजोआ जो संघ है, प्रोटोजोआ, ये कह सकते हो आप एक अपवाद है प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जंतुओं का संघ है। ठीक। अच्छा, प्रोटोजोआ की बात करें अगर इसके जंतुओं की, तो इसमें जंतु कौन से हैं? तो इसमें जो जंतु आते हैं जैसे कि पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम है इसमें, और अमीबा बहुत ही प्रसिद्ध है, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सभी एक कोशिका के बने होते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी इसमें जंतु जगत आएंगे या जंतुओं के जो समूह होंगे वो सभी बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक। बस एक ऐसा संघ है प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय जंतुओं का समूह है। अब दूसरी बात, इनकी जो कोशिका होती है, इनकी कोशिका के सभी यूकैरियोटिक होते हैं। जी हाँ, ये सभी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। अब आप सोचिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या टॉपिक पढ़ाया था? कोशिका पढ़ाई थी, क्योंकि कोशिका में आपने अंतर समझा था कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, और उन कोशिकाओं के अंतर में आपने देखा था एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी उनमें भी मैंने बताए थे उनके दो प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी प्लांट यानी कि पादप कोशिका, और दूसरी होती है जंतु कोशिका। तो ये जितने भी इसमें होंगे सभी यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरी बात ये जो होते हैं इनमें अगर हम बात करें जनन की प्रक्रिया की, तो याद रखिएगा इनमें कई ऐसे जंतु होते हैं। कुछ जंतुओं में अलैंगिक व कुछ में लैंगिक व कुछ में दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। जी हाँ,
मैं आपको बता दूं कि लैंगिक, अलैंगिक और दोनों प्रकार का क्या मतलब है। देखिए क्या होता है, मैंने बताया था जब मेल युग्मक और मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों मिलते हैं, ऐसा जो जनन होता है वह जनन कहलाता है लैंगिक जनन। ठीक है, समझिएगा मैंने क्या बोला, उसको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मादा युग्मक प्लस नर युग्मक दोनों के संयोग होते हैं तो लैंगिक जनन। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ मादा युग्मक से संतान आगे बढ़ जाती है, जन्म की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, या फिर अकेले जो है नर युग्मक है उनसे ही क्या होता है, वो संतान या जन्म की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वह कहलाता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन। एक सबसे बड़ी बात मैं और बता दूं कि इनमें जो पोषण की विधियां हैं, ध्यान रखिएगा, इनमें विषम भोजिता अर्थात देखिए ये कैसे होती है, ये दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं उनके पास यह क्षमता नहीं होती है, यानी ये एक प्रकार के परपोषी होते हैं। विषम भोजिता कह सकते हो, अर्थात परपोषिता पाई जाती है, परपोषिता पाई जाती है। अब एक बात और मैं बता दूं, इनके जो शरीर होते हैं, मतलब इनका जो शारीरिक संगठन है वह कोशिकीय स्तर का हो सकता है, वह ऊतक स्तर का हो सकता है, या फिर वो जो है वो अंग या अंग तंत्र के संगठन का बना हो सकता है। तो याद रखिएगा ये जो मुख्य लक्षण हैं वो जंतु जगत के होते हैं। अब मैं आपको जरा बताऊं कि हम जंतु जगत में किसको गिनते किसको हैं। देखिए जो जंतु जगत है ना, इसमें हम लेते हैं मुख्य रूप से कुछ संघ है। होता क्या है, संघ, और उस संघ में देखिए कौन कौन आता है। एक सबसे पहले बात करेंगे पोरीफेरा की। जी हाँ, पोरीफेरा। अच्छा, ये जो रख रहा हूं ना क्रम, ये क्रम क्या है, बिल्कुल शुरुआती स्तर के जो जंतु थे और फिर उनसे अधिक विकसित, फिर उनसे अधिक विकसित, फिर उनसे अधिक विकसित, फिर उनसे अधिक विकसित, यानी कि प्रारंभिक स्तर से, आद्य स्तर से और बहुत ही आधुनिक स्तर तक जो आए हैं उनका क्रम रख रहा हूं मैं। तो पहले हो गए पोरीफेरा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आप रख दोगे इसमें सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। चार नंबर पे आएगा एस्केल हेल्मिन्थीज। जी हाँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सभी संघ हैं, ध्यान से समझिएगा इनको। फिर आता है एक एनिलिडा, एनिलिडा।
6 नंबर पे बात करेंगे मोलस्का की। 7 नंबर पे बात होगी आर्थ्रोपोडा की, आर्थ्रोपोडा। 8 नंबर पे बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा। और 9 नंबर पे बात होगी कॉर्डेटा। ओके, अब ध्यान रखिएगा, जब कॉर्डेटा की बात करेंगे तो यही कॉर्डेटा में हम लोग, याद रखिएगा, इसी कॉर्डेटा में हम लोग बात करेंगे फाइलम की, यानी इसी में बात करेंगे हम लोग क्लास की, क्लास यानी वर्ग की। और इसके कुछ कुल 5 वर्ग, 5 कौन कौन से वर्ग होंगे? एक तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले मत्स्य वर्ग, फिर पढ़ेंगे उभयचर, और फिर पढ़ेंगे इसमें हम लोग जो है वो सरीसर्प, और इसके बाद आएगा पक्षी वर्ग, और फिर आता है स्तनधारी। जी हाँ, इन सब की चर्चा हमारे आज के इस टॉपिक में होने जा रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं एक एक पॉइंट बहुत ही सलीके से लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिले। अब तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाए मैं बता दूं, इंग्लिश में अलग पूरे हुए हैं, ठीक है, और इंग्लिश में जो हो चुका है वो सेल हो चुकी है, पूरी सेल बायोलॉजी पूरी हो चुकी है। एनिमल किंगडम वो पूरा हुआ है, प्लांट किंगडम वह भी पूरा हो गया है, ठीक है। और इधर जो हिंदी में है, मैं हिंदी में बता दूं आपका, कोशिका पूरी हो चुकी है। और इसके बाद का दूसरा जो टॉपिक है जंतु जगत, वो आने जा रहा है। और ये सभी आप देखोगे ना, इतने सलीके से, इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है कि आप एक बार पढ़ लोगे, दोबारा आपको किसी से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी साधारण भाषा में कि जिसने कभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी अगर आपने जीव विज्ञान को या विज्ञान के तत्वों को नहीं आपने सुना है, समझा है, मैं एश्योर कर रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, एक बार आप देखोगे खुद आप कहोगे कि हाँ, अब जाकर के मुझे बहुत संतोष मिला कि साधारण तरीके से सर ने चीज़ों को समझा दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये तो हो गया, लेकिन वर्गीकरण का आधार क्या होता है? देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं आपको वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार, देखिए, वर्गीकरण का जो आधार है, पहला है, सबसे पहला तो शारीरिक संगठन। नंबर 1 पर बात होती है शारीरिक संगठन। जी हाँ, शारीरिक संगठन का अर्थ क्या है? देखिए, क्या होता है, या तो कोई भी जीव का जो शरीर है वह सिर्फ कोशिका स्तर पे होगा, मतलब कोशिकाएं ही होंगी बस, तो कोशिकीय स्तर हो सकता है, या इससे अगर अधिक विकसित हो गया तो वह ऊतक स्तर हो सकता है, ऊतक स्तर हो सकता है। और ऊतक स्तर भी अगर विकसित हो गए हैं उसमें, तो फिर वह जाकर के अंग जो है, अंग स्तर पर शरीर हो सकता है, और अंग से भी फिर अंग तंत्र। अंग तंत्र कहने का मतलब क्या है? देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी कई संघ लिखे हैं जंतुओं के, इन सब के अंदर श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब में नहीं पाए जाते हैं। सबसे प्रारंभिक स्तर का जैसे कि पोरीफेरा है, तो इसमें पता ये चलता है कि कोशिकीय स्तर का ही मामला है, सिर्फ शरीर में सिर्फ कोशिकाएं हैं, ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं।
क्योंकि ऊतक ही मिलकर के बाद कोशिकाओं के निश्चित समूह मिलकर के बनाते हैं ऊतक, और ऊतक के जो ग्रुप मिलते हैं तो उनसे अंग बनते हैं। जैसे शरीर में सोचो कितने अंग हैं हमारे, हृदय एक अंग है या नहीं है, आमाशय एक अंग है, जीभ एक अंग है, ठीक है ना, यहां पर श्वास नली यह एक अंग है, और कई अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे जीभ, तालू, दांत, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, कई पाचक ग्रंथियां जैसे कि यकृत, अग्न्याशय, ये सब मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं और वह कहलाता हमारा पाचन तंत्र। लेकिन जब जीवन प्रारंभ हुआ जंतुओं में, तो सीधे सीधे ऐसे जीव जंतु नहीं बन गए जिनके अंदर पूर्ण विकसित जो है वो तंत्र पाए जाते हों। भाई पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो ऐसे जंतु बने जैसे कि प्रोटोजोआ, उनमें बहुत कोशिकाएं ही नहीं है, सिर्फ एक सिंगल अकेली कोशिका, और वही पूरा जीव है। अमीबा का तो आपको चित्र भी याद होगा, एक टेढ़ा मेढ़ा सा बनाते थे इस तरीके से करके, ये अपने आप में पूरा जंतु है। और है क्या इसके पास, सिर्फ एक कोशिका। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक स्तर पे जब जीव जंतु थे उनमें सभी प्रकार के अंग तंत्र विकसित नहीं हुए। तो यहाँ पर कोई जंतु कोशिकीय स्तर पे होगा, ऊतक स्तर पे होगा, या अंग होंगे उसके अंदर, फिर अंग तंत्र बने। दूसरा जो है इनका होता है आधार वर्गीकरण का सममिति। यानी कि उनको अगर हम डिवाइड करें कोई अक्ष के आधार पर, तो वो तीन तरह के मिलते हैं। एक मिलते असममिति, असममिति, ठीक है। दूसरे मिलते आरीय, और तीसरे मिलते हैं पार्श्व। इनको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि कोई जंतु शरीर ऐसा है, जैसे कि प्रोटोजोआ ही में ले लो, ये तुम केंद्र मान लो। अब तुम इसको इस अक्ष के प्रति इक्वल डिवाइड करने की करो, तो देखो इधर का पार्ट क्या इसके बराबर है क्या, नहीं, इधर का कुछ अलग है, उसका का कुछ अलग है। या इस तरीके से ले लो, अनुप्रस्थ काट हो चाहे अनुदैर्ध्य काट हो, दोनों ही में आप बराबर बराबर इनको काट नहीं सकते, ठीक है। अब जो द्विपार्श्वी होते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, पार्श्वी का मतलब द्विपार्श्वी है। द्विपार्श्वी का मतलब होता है बाईलैटरल। बाईलैटरल का मतलब जैसे मनुष्य है, मनुष्य का शरीर आप देखिए कैसे होता है, मान लीजिए कुछ ऐसे है शरीर, तो आप यहां से इस शरीर को कट कर दो इस तरीके से, ये देखो, तो जो चीज इधर है बिल्कुल इक्वली वो इधर भी डिवाइड हो गई। ऐसे को बोलते हैं द्विपार्श्वी यानी बाईलैटरल। अरीय क्या होते हैं, अरीय जो होते हैं वो उनको तुम किसी भी एक्सिस से कट करो। जैसे तारा मछली है, तारा मछली को आप अगर इस तरीके से कट करेंगे तो भी इक्वल डिवाइड, इस तरीके से कट करिए तो भी इक्वल डिवाइड, इस तरीके से कट करिए तो भी इक्वल डिवाइड, क्योंकि वो राउंड फॉर्म में है, गोलाकार है। अब गोलाकार चीज होगी तो उसको तुम किसी भी एक्सिस से कट करो इक्वली कट होगी। तो सममिति के आधार पर इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बता दें जनन स्तर की बात कर रहे हैं। तीसरा बनता है इनका
जनन स्तर। जनन स्तर का मतलब क्या होता है, जब जंतुओं का निर्माण हुआ तो उनमें कोशिकाओं की समूह के स्तर बन जाती हैं, परतें बन जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं जनन या जन्म स्तर। ठीक है, तो जनन स्तर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो कोई जीव जंतु द्विस्तरीय होता है, देखिए कोई भी जीव जंतु द्विस्तरीय है, या फिर त्रिस्तरीय मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग के जैसे पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, ये द्विस्तरीय हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर इनके बाद के जो जीव जंतु है वो त्रिस्तरीय हैं, उनमें तीन तीन जो है वो इस तरीके से परतें बनती हैं, और त्रिस्तरीय होंगे तो उनमें तीन तीन बनेंगी। अच्छा, ये जो तीन स्तर हैं, दो स्तर, सबसे अंदर वाली अंता स्तर कहलाती है, और ये बही स्तर है। इस तरीके से इनके जो है वो आधार लिए गए। इन आधार पर क्या एक आधार और है, मैं कहूँ तो 4 नंबर पे ले लीजिए, तो खंडी भवन है, ये भी कह सकते हो। खंडी भवन, खंडी भवन का मतलब शरीर में खंड, शरीर खंड में विभाजित, शरीर खंड में विभाजित होता है अथवा नहीं विभाजित होता है। तो या तो बॉडी जो है वो खंडित होती है या अखंडित होती है, यानी सेगमेंट होते हैं या सेगमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वो आधार बने हैं इनके वर्गीकरण के। अच्छा, और मैं एक बता दूं बड़ा ही महत्वपूर्ण, वो भी जान लो। पांचवा है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड क्या है? ये जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, बस इसको समझो, इसी को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड के आधार पर या तो ये जंतुओं में स्थित होती है, या मतलब उपस्थित मिलती है जीवन की किसी भी स्तर पे, यानी जैसे मान लो शिशु अवस्था है, फिर वयस्क अवस्था है, वृद्धावस्था है। हालांकि जीव विज्ञान में हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, बहुत प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में सब में शिशु नहीं होते हैं, कुछ में लार्वा होते हैं, मनुष्यों में लार्वा नहीं होते, सीधे शिशु होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भ्रूणावस्था से लेकर के वयस्कावस्था तक किसी न किसी स्तर पर शरीर में अगर नोटोकॉर्ड है तो वो नोटोकॉर्ड वाले जो हैं कॉर्डेट कहलाते हैं, अगर नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। देखिए, इस आधार पर इन्हें दो भाग में बांटा गया। एक नॉन कॉर्डेट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है शरीर में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होती, नहीं होती। ठीक, अच्छा, दूसरा है कॉर्डेट। जो कॉर्डेट है इनके जीवन में क्या है? शरीर में
नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक, अच्छा, अब कहोगे आप कॉर्डेट को ही याद रखिएगा, उच्च स्तर के उच्च जंतु, इन्हीं को उच्च जंतु कहते हैं। ठीक है, या इन्हीं को वर्टिब्रेट भी कहते हैं, वर्टिब्रेट। ठीक, और ये जो हैं इनको कहते हैं निम्न जंतु, निम्न जंतु, या इनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, उच्च जंतु, निम्न जंतु, और इन्हीं को आप ये भी कह सकते हो, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अकशेरुक, अकशेरुक। रीढ़ की हड्डी को ये असल में कशेरुक दंड बोलते हैं, कशेरुक दंड। तो इसीलिए जिनमें उपस्थित है वे कहलाए कशेरुक, और जिनमें नहीं है अकशेरुक, इसीलिए इनको बोलते कशेरुक। अब इन कशेरुक में कौन आते हैं ये भी समझ लो। इनमें आएंगे जितने कॉर्डेट वाले सब, जैसे कि पक्षी वर्ग के, ठीक है, और इसमें आएंगे उभयचर, ठीक, और इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आएंगे मत्स्य वर्ग, और इसमें आ जाएंगे जो सरीसृप हैं, और इनमें आ जाते हैं स्तनपायी। क्योंकि इनके शरीर में किसी न किसी जीवन की स्थिति में नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी जरूर पाई जाती है। लेकिन इसमें जितने भी आएंगे, जैसे कि मान लीजिए पोरीफेरा, है ना, चाहे पोरीफेरा हो या सीलेंट्रेटा, या मान लीजिए इसमें प्लेटी हेलमिंथीज, या इसमें एस्केल हेलमिंथीज, या एनिलिडा, या आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का, या फिर इसमें ले लो इकाइनोडर्मेटा। क्या इतनी बात समझ में आई? एक एक पॉइंट आपके सामने है, क्लियर? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं, अपना पहला समूह लेते हैं नंबर 1 पर, और बात करते हैं हम लोग पोरीफेरा की। देखिए, पोरीफेरा के जंतुओं की सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें लिखा ना पोरीफेरा, पोर का मतलब होता है छिद्र। तो पहला लक्षण क्या है इनका? पहला लक्षण यह है, इनका शरीर, अच्छा, इसमें मैं आपको, मेरे पास जंतु बने होंगे तो वो मैं दिखा सकता हूं आपको। अगर हो, ये लीजिए, हाँ, ये देखो नंबर 1 पर पोरीफेरा, तो क्या है, इनका शरीर
छिद्रयुक्त होता है और इनके शरीर में इनका शरीर सिर्फ कोशिकीय स्तर का होता है। एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके शरीर में जल संवहन के लिए छिद्र व नाल तंत्र पाया जाता है। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है। एक बात। और ये जीव समुद्र जल में पाए जाते हैं। एक बात। इनमें जनन, लैंगिक व अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एक जीव है पोरीफेरा का। इनके ऊपर जो है यहाँ पर ओपनिंग होती है और शरीर में भी काफी छिद्र होते हैं। इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ये जो छिद्र की बात बता रहा था मैं। और मृत्यु हो जाने पर ये क्या है? मृत्यु हो जाने पर यह इनका शरीर एक कंकाल की भांति जो है वहीं पर पड़ा रह जाता है। और मृत्यु हो जाने पर शरीर कंकाल की भांति पड़ा रहता है। समुद्र में पाई जाने वाली कोरल रीफ जो कोरल रीफ्स आप सुनते हैं ना, वो इसी की बनी होती हैं। जी हाँ, इसी की बनी होती है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, ये जो कोरल रीफ्स होती है ना, ये क्या करती, कई जीव जंतुओं के लिए एक प्रकार का इकोसिस्टम जो है, यानी कि एक प्रकार का जो उनका रहने का निवास स्थान ऐसा बना लेती हैं। इनमें कुछ बड़े प्रमुख हैं। मैं आपको बताऊं
कि जैसे कि एक है, कुछ उदाहरण अगर हम नोट करें, उदाहरण के रूप में आपको एक तो साइकन मिलता है। साइकन, ये साइकन जो जंतु है ये इसी का उदाहरण है, ठीक है। एक है हाइलोनेमा। हाइलोनेमा, देखिए बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इन एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। और इसमें है यू स्पंजिया। जी हाँ, यू स्पंजिया। और एक है जीव यूप्लेक्टेला। इनमें किसी प्रकार के ऊतक न अंग, यानी कि आप कोई भी तंत्र सोचते हो, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार के कोई तंत्र, पाचन तंत्र कुछ भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, ये जो यूप्लेक्टेला है ना, यूप्लेक्टेला, इसको एक नाम दिया था वीनस की डलिया। वीनस की डलिया, ये एक संज्ञा दी जाती है। और एक हार्ड पत्थर आता है लोग शरीर को साफ करने के लिए, जिसको इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं बॉथ स्पंज। तो याद रखिएगा, जो बॉथ स्पंज है ना, वो यहाँ पर आपने जो यू स्पंजिया लिखा, यू स्पंजिया, इसी को हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज। ये बाथ स्पंज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वीनस की डलिया जिसको हम बोल रहे हैं ना, ये जो है, ये उपहार देने के रूप में, डेकोरेटिव प्लांट के रूप में एक प्रकार से ऐसा मतलब देते हैं। लेकिन होता क्या है, ये एक प्रकार का जंतु है। ये है हमारा कंप्लीट पोरीफेरा। नंबर 2 पर बात करते हैं, सीलेंट्रेटा की। सीलेंट्रेटा, देखिए सीलेंट्रेटा जो है ना, एक तो अब इनका शरीर जो है वो कोशिका स्तर से बढ़ गया ऊपर। तो ये इनका शरीर यहां पर मेरा बना होगा, मैं उसी में आपको बता देता हूं। ये रहा, ये देखिए जीव जंतु। जेलीफिश सुना होगा, आर्चिन सुना होगा आपने। ये जेलीफिश को देख रहे हैं ना आप? जी हाँ, ये किसके जीव जंतु हैं? सीलेंट्रेटा के। तो उदाहरण में नंबर 2 पर लिखिएगा सीलेंट्रेटा। अब इनका जो शरीर है ना, वह ऊतक स्तर का होता है। ये पॉइंट नोट करिएगा, इनका शरीर ऊतक स्तर का होता है। ऊतक स्तर का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये द्विस्तरीय होते हैं। ये सभी जीव समुद्री जीव हैं। जी हाँ, इसमें जितने भी जीव हैं वो सबके सब क्या हैं? समुद्री जीव होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनमें जो सममिति है, सिमिट्री, तो वो रेडियल सिमिट्री, यानी कि इनकी जो सममिति है वह, चूंकि शरीर गोल होते हैं, तो रेडियल सिमिट्री यानी अरीय जो होती है वह इसमें पाई जाती है, ठीक है। इनमें अरीय
सममिति पाई जाती है, जी हाँ। ये जो तारा, अब देखिए यहाँ पर आप इसको क्या बोलते हैं, जेली फिश, लेकिन जेली फिश से ये फिश नहीं है, ये एक सीलनट्रेटा का एनिमल है, तो सीलनट्रेट है ये याद रखिएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अब जैसे इसमें बात करें, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये नहीं पाए जाते। इनमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाए जाते, ठीक है। अच्छा, एक बात, इनमें जो जनन होता है, तो इनमें जो है जनन, मैं आपको बता दूं, वह अलैंगिक भी होता है और मुकुलन के द्वारा भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। तो ये 3 प्रकार के हैं, ये नोट करिएगा। इनमें जनन लैंगिक, अलैंगिक व मुकुलन, यानी कि शरीर से ही एक बड जैसी बन जाना, मुकुलन द्वारा होता है। बात ठीक है। और मैंने आपको इसमें ये तो बता ही दिया कि जो है इनमें किसी प्रकार के अंग तंत्र, यानी कि सिर है, गुदा है, ये सब नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, इसका मैं बता दूं, उदाहरण के लिए अगर जीवों को लोगे तो उदाहरण में एक तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा, ठीक है, इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जेली फिश जिसको बोलते हैं आप, फिश, ये भी इसी में आता है। सी ऑर्चिन बोलते हैं एक को, सी ऑर्चिन, ये अच्छा। इनकी एक सबसे बड़ी खासियत मैं यहां पर नोट करके बता दूं आपको, चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनमें पुनरुद्भवन की, इनमें पुनरुद्भवन भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, आगे चलें। अब अगला है हमारा, इसमें नंबर 3 पर आता है प्लेटी हेलमिंथीज। नंबर 3 बड़ा ही महत्वपूर्ण, प्लेटी हेलमिंथीज। देखिए, प्लेटी का मतलब क्या होता है कि फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, चपटे। तो पहला पॉइंट इसमें यही लिख लीजिए आप, ये चपटे, ये चपटे फीता नुमा आकार के क्रम होते हैं। जी हाँ, ये चपटे और फीता नुमा आकार के, ये देखिए टेप वर्म इसी को बोलते हैं, ये टेप वर्म, वो देखिए लिखा है ना। और इसी में एक जीव आता है प्लेनेरिया,
और ये एक है कृमि जिसे लीवर फ्लूक कहते हैं। तो ये चपटे फीता नुमा आकार के कृमि होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात, अंग का जो है विकास होने लगता है। शरीर में कुछ अंग पाए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अब इनमें क्या है भाई, शरीरों में जो है अंग मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो समानता जितनी भी जातियां होती हैं, ये सभी समानता जातियां कैसी, परजीवी हैं। ये मुख्यतः परजीवी होते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि समानता जो है ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना। पर कुछ होते हैं स्वतंत्र जीवी भी। स्वतंत्र जीवी का मतलब जो अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं लेकिन दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इनमें जो मुख्य तंत्र है, शरीर तंत्र, अंग तंत्र जिसको बोलते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र है, या जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, ये इनमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। और इनके अगर हम बात करें उदाहरण की, तो ये जो लीवर फ्लूक है, जिसको हम लोग लीवर फ्लूक बोलते हैं ना, यकृत कृमि, कृमि बोलते हैं ना इनको, तो यकृत या यकृत परिणाम बोलते हैं। परिणाम, ये जो है, जो भैंस होती है, भेड़ होती है, भेड़ के यकृत में पाए जाते हैं। ठीक है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको, इनके शरीर पर एक चिकनी परत, ध्यान रखिएगा, क्यूटिकल कहते हैं उसको, क्यूटिकल की पाई जाती है। क्यूटिकल की जो चिकनी परत इनके शरीर में पाई जाती है। ठीक है। और सामान्यतः ये जो है ये शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चौथा बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केल हेलमिंथीज। अगर हो, ये देखिए एस्केल हेलमिंथीज, नंबर 4 पर आ जाइए। एस्केल हेलमिंथीज, इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। जी हाँ, पहला बिंदु यही है, इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, इनका शरीर
त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय होता है। ये जीव शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, ये कैसे हैं? गोलक्रमी कहलाते हैं। शरीर त्रिस्तरीय है। शरीर, जीव शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं और इन पर भी क्यूटिकल, इनके शरीर पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप जो बोलते हो कई बार मनुष्य में हम लोग बोलते हैं ना कि पेट के कीड़े हो गए, तो पेट के जो कीड़े होते हैं वो यही होता है, एस्केरिस जिसको बोलते हैं। एस्केरिस, एस्केरिस नामक कृमि मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। अगर है, और इसको ये देखिए, ये है वो एस्केरिस, क्या छोटी आंत में होता है। और ऐसे ही एक और परजीवी है, वुचरेरिया, बैंक्रफ्टाई। ये जो है ना, ये नामक कृमि मनुष्य में फाइलेरिया रोग, ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया अथवा हाथी पांव नामक रोग पैदा करता है। ठीक है, इसके ऊपर तो प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा, आप पढ़ोगे भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर पे, एनिलीडा पे आ जाओ। एनिलीडा बड़ा ही महत्वपूर्ण है भाई, एनिलीडा। एनिलीडा इनका जो शरीर है वह खंड खंड में विभाजित है। तो इनका जो शरीर है ना, एक तो खंडित होता है, ये याद रखिएगा, खंडित शरीर वाले हैं ये। ठीक है, और इनकी जो सिमेट्री है द्विपार्श्वी होती है। तो पहला बिंदु नोट कर लीजिएगा,
इनका शरीर खंडित होता है। दूसरा, शरीर द्विपार्श्वीय होता है। और इनमें जो है श्वसन जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनमें श्वसन त्वचा के माध्यम से, त्वचा अथवा अगर गिल्स मौजूद है तो उससे, गिल्स के माध्यम से होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो रक्त है वो नलियों में बहता है। जी हाँ, रक्त जो है वो नलियों में बहता है। या तो जीवों में कैसा होता है, रक्त खुला शरीर में पड़ा रहता है, तो वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है ना, मोलस्का हो गया, इनमें नलियों। दूसरी बात, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वैसे किसी भी, ये जो निम्न स्तर के जितने भी जंतु हैं, किसी में भी हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं है, ये अपवाद है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। यह सामान्यतः जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ये जलीय व स्थलीय होते हैं। और एक बात, ये द्विलिंगी होते हैं। उत्सर्जन के लिए इनमें यह ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन के लिए इनमें नेफ्रीडिया पाई जाती हैं। और एक बात, ये तो जोंक है, जोंक ना, और ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है, यानी केचुआ। और याद है, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है।
किसानों का मित्र। तो ये तो हो गया एनिलिडा के बारे में। 6 नंबर पे आ जाओ, मोलस्का। मोलस्का जो है, इसके जीव बड़े ही विचित्र होते हैं। मोलस्का संघ के जितने भी जीव हैं, ये बड़े ही विचित्र जीव होते हैं। कारण ये है कि इनकी जो रचनाएं जब आप देखोगे, है ना, तो वो बहुत ही अजीबोगरीब मिलती हैं। जैसे कि घोंगा ही आप देख लें, तो जो घोंगा होता है ना, वो आपको दिखेगा कि एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ खोल होता है और वो पीठ पर लादे रहता है और धीरे धीरे चलता है। सीपी देखी होगी, सीपी भी इसी जंतु का जीव है, इसी जो है मतलब संघ का जीव है। आपने एक बहुत प्रसिद्ध नाम सुना होगा, ऑक्टोपस। इसको राक्षसी मछली कहते हैं। यहां देखिए, ये है ऑक्टोपस। ये है सीपी। ठीक है, तो ये जो है मोलस्का बड़ा ही डिफरेंट कह सकते हो, अजीबोगरीब है। अच्छा, इनमें जो है एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इनका शरीर जो है द्विपार्श्वी होता है। इनका शरीर द्विपार्श्वी है। एक पॉइंट। दूसरा, इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का कड़ा स्तर पाया जाता है। ठीक है, और एक बात, ये जो है, ये जीव सामान्यतः समुद्री, लेकिन कुछ जीव जो है, याद रखिएगा, कुछ जीव जो होते हैं वो जो मृदु जल होता है, में पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें जो श्वसन है वो गिल्स के द्वारा भी होता है और फेफड़ों जैसी रचनाएं भी पाई जाती हैं। इनमें श्वसन जलीय व क्लोम तथा फुफ्फुस द्वारा होता है। ठीक है ना, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा, इस एक सबसे बड़ा बात, इनके जो जीव जंतु हैं, इनमें
एक लिंगी जंतु भी होते हैं। एक लिंगी का मतलब केवल जिनमें एक ही लिंग हो, मादा जननांग है या नर जननांग है। कुछ द्विलिंगी भी होते हैं। तो ये इनमें इनके कुछ जीव, ऐसे लिख लो, इनके कुछ जीव एक लिंगी व कुछ द्विलिंगी होते हैं। अच्छा, इनके रक्त की बड़ी एक बढ़िया मिस्ट्री होती है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र तो पाया जाता है, लेकिन जो रक्त का रंग है वो नीला, हरा और लाल या रंगहीन। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके नोट करिएगा। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वह रक्त का रंग नीला, हरा, लाल व रंगहीन होता है। और याद रखिएगा, ये जो ऑक्टोपस है, इसे समुद्री राक्षस मछली कहते हैं। डेविल फिश के नाम से यह प्रसिद्ध होती है। कुछ जो है समुद्री हैं और कुछ मृदु जल में भी पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का इनके ऊपर कवरिंग रहती है, ये भी याद ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, अगला आर्थ्रोपोडा का होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण। 7 नंबर पे आ जाइए। आर्थ्रोपोडा, देखिए, आर्थो का मतलब होता है खंडित, खंडित पैर। आर्थो का मतलब क्या होता है? खंडित। खंडित। पोडा का मतलब होता है पैर। इसके जितने जीव जंतु हैं सबके शरीर खंड खंड में मिलेंगे। आप चींटी को देखिए ध्यान से, बर्रैया को देखिए, ततैया को देखिए, कीट पतंगों को देखिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इनका शरीर खंडित होता है। एक पॉइंट। दूसरा, ये जीव जल, स्थल और वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यह जंतु जगत का
सबसे बड़ा संघ है। जी हाँ, 2.5 लाख से ऊपर इसमें जातियां हैं, बड़ा संघ है। एक बात, इस संघ के अधिकतर जंतु कीट कहलाते हैं। दूसरी बात, इसके कई जंतु परजीवी होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा जो है वह संघ है, ठीक है, और इसके जो हैं बहुत से जो जंतु हैं वो याद रखिएगा, वो कैसे होते हैं, वो परजीवी होते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इनमें जो है वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। श्वसन के लिए इसमें बुक लंग्स पाई जाती हैं। श्वसन के लिए इनमें बुक लंग्स पाई जाती हैं। और एक बात ये भी जान लो, इनमें इनके कई जीवों में संयुक्त नेत्र जी हाँ, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख ही सकते हो कितने कीट पतंगे हैं, जिसको आप झींगा मछली बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस संघ के एक जीव जिसे झींगा मछली कहते हैं, मछली अथवा प्रॉन कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी भी इसी का है, ततैया, बर्रैया, खटमल, ठीक है, जितने भी कीड़े मकोड़े आपको सब दिखते हैं वो सब इसी संघ के जीव जंतु हैं। अब आइए आगे बात करें। ये इकाइनोडर्मेटा की बात करें। अब बात करते हैं हम लोग अपने एर्थ संघ की। यह है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा देखिए,
ये सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी जो सम्मिति है वो अरीय सम्मिति होती है, यानी कि ये चूंकि दिखने में गोला आकार के है ना, तो इनको किसी भी एक्सिस से अगर आप कट करोगे इस तरीके से इक्वल, ऐसे भी इक्वल कट होंगे, ऐसे भी इक्वल, तो इनमें जो सिमेट्री वो रेडियल सिमेट्री, यानी कि ये अरीय सम्मिति मिति वाले जीव हैं। अब सबसे बड़ी बात, इनके शरीर पर कंटिकाएं पाई जाती हैं। इनके शरीर पर कंटिकाएं, कांटे, और इन्हीं कंटिकाओं की वजह से इनको इकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया। इकाइनों का मतलब कंटिकाएं पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया था। उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। कारण यह है सबके सब समुद्री जीव हैं, तो इनमें नाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम होता है, पाया जाता। सभी समुद्री जीव होते हैं, जीव होते हैं, इनमें पुनरुद्भवन भवन की क्षमता पाई जाती। ये एक लिंगी होते हैं, यानी मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, इनमें मेल पर्सन अलग, फीमेल पर्सन जो है वो अलग होता है। इनमें निषेचन जो है वो आंतरिक होता है। आंतरिक आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं स्टारफिश। नाम क्या है? स्टारफिश, लेकिन फिश नहीं है, यानी कि तारा मछली। नाम से मछली लिखने से मछली नहीं होता, अगर वो मत्स्य वर्ग में आता तो मछली होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलें, आगे आता है 9 नंबर पे हमारा कॉर्डेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर कौन है? कॉर्डेटा। संघ क्या है? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में जो हमारा वर्ग है, पहला वर्ग, वो है हमारा मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। देखिए, अब मत्स्य वर्ग की जब हम बात करते हैं तो ये उच्च स्तर के जीव हैं, ये उच्च स्तरीय जीव हैं, पहले पॉइंट। ठीक है ना? इनमें श्वसन जो है गिल्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा होता है।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण। इनमें द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक है। ये जीव विषमतापी, या इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, होते हैं। त्वचा पर शल्क पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी जीव जलीय होते हैं। तैरने के लिए पर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य बात समझिए। द्विकोष्ठी हृदय है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स जिनको कहते हैं, फर यानी कि फिन्स पाए जाते हैं तैरने के लिए। सभी मछलियां इस वर्ग में आती हैं, याद रखिएगा। सभी मछलियां इस वर्ग की सदस्य हैं। जैसे रोहू, कैटला, डॉगफिश, और शार्क, ये सब इसके सदस्य हैं। अब आइए 10 नंबर पे बात करते हैं। इसमें पहला हो गया मत्स्य वर्ग, दूसरा हो गया उभयचर। उभयचर की बात कर लें तो पहला इनका गुण ये है, ये जीव जल व थल दोनों पर निवास करते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए, यही कारण है। उभय का मतलब क्या होता है? उभय का अर्थ होता है दोनों। चर का मतलब स्थान या विचरण करना, जीना, दोनों ही जगहों पर रह लेते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं। इनमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनमें हृदय कैसा मिलेगा?
त्रिकोष्ठी हृदय मिलता है। मनुष्य में कैसा हृदय होता है? 4 कोष्ठ का, 2 अलिंद, 2 नीचे निलय। और एक बिंदु, इनमें श्वसन गिल्स कॉमा फेफड़े कॉमा त्वचा द्वारा पाया जाता है। अब देखिए, जैसे मेढक है, मेढक में आप देखोगे, मेढक में लार्वा गिल्स द्वारा, जबकि वयस्क फेफड़े द्वारा और शीत निष्क्रियता के समय त्वचा द्वारा श्वसन करता है। जी हाँ, महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए आप यहां पर गिल्स द्वारा भी हो रहा, फेफड़े द्वारा भी हो रहा है और त्वचा द्वारा भी पाया जा रहा है। ठीक है। उदाहरण के लिए ले लें, टोड जो है, मेंढक जो है, ये उभयचर के अच्छे उदाहरण हैं। सैलामेंडर है, अगला बिंदु है तीसरे नंबर पे सरीसृप। इस वर्ग के जंतु इस वर्ग के जंतु रेंग कर चलते हैं। दूसरा, ये जीव विषमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी निम्न स्तरीय जीव थे यानी नॉन कॉर्डेट, वे सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और उच्च स्तरीय जीवों में जो स्तनपाई और जो पक्षी वर्ग है, इनको छोड़ करके यानी उभयचर, मत्स्य वर्ग और सरीसृप, ये तीनों भी कोल्ड ब्लडेड यानी कि विषमतापी होते हैं। सिर्फ समतापी में पक्षी वर्ग और जो स्तनपाई जीव हैं वो आते हैं, विषमतापी होते हैं। इनका हृदय त्रिवेष्मी होता है।
अब यहां पर अपवाद याद रखिएगा। अपवाद, मगरमच्छ में हृदय 4 वेशमी होता है। ठीक। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात इसमें जब आप देखोगे तो जंतुओं में जैसे कि आपने कछुआ देखा होगा, तो कछुए से बड़ा लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह उभयचर में आता है। नहीं, याद रखिएगा कि इनमें जो है वो आता सरीसृप में ही है। इनके जो उदाहरण में बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कुछ में लार्वा अवस्था आती है, कुछ में, तो इनके लार्वा गिल्स द्वारा और वयस्क फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जितने भी सर्प हैं सरीसृप में आते हैं। कछुआ इसी में आता है। मगरमच्छ, जो डायनासोर थे वो भी इसी में आते हैं। जो छिपकली है वह भी इसी वर्ग में आती है। तो सरीसृपों का जो है बहुत बड़ा जो है पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आइए 4 नंबर पे, पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये समतापी जीव हैं, समतापी जीव हैं। दूसरा, इनमें हृदय 4 वेशमी होता है। और इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। ठीक है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। और इनके जो अग्रपाद हैं, ये पॉइंट नोट करिएगा,
इनके अग्रपाद पंखों के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके अंडों से जीव सीधे इनके ही जैसे आते हैं, यानी इनमें लार्वा जैसी अवस्थाएं नहीं पाई जाती। और जो पीछे था, मैंने बताया था आपको, सरीसृप जो है उसमें भी जो लार्वा अवस्था होती है नहीं पाई जाती है, ठीक है। याद आ गया मुझे। इनके अच्छा, इनमें जो है शरीर पर इनके जो पंख होते हैं, पंख, वो एक तो इनको उड़ने में सहायक होते हैं, और इनको जो है जो वातावरणीय जो तापमान है ना, वातावरणीय तापमान, उससे भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक मैं बात बता दूं आपको, कुछ पक्षी जो उड़ नहीं पाते, उड़ नहीं पाते, जैसे शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी, पेंगुइन, ये वो बर्ड हैं जो उड़ नहीं पाती हैं, ठीक है। और ये सभी पक्षी वर्ग में आते हैं। तो याद रखिएगा, ये आइसोथर्मिक होते हैं, वार्म ब्लडेड हैं। एक बात, हार्ड 4 चैम्बर्ड होता है, जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, और लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग होती है, और इनके जो 4 लिम्स होते हैं यानी अग्रपाद, वो विंग्स में कन्वर्ट होते हैं। अब आते हैं अपने 5वें वर्ग पे, और वो है हमारा स्तनपायी। स्तनपायी, इनको नाम ही इसीलिए दिया गया क्योंकि इनमें स्तन यानी कि जो दुग्ध उत्पादन करने वाली ग्रंथियां होती वो पाई जाती हैं। तो पहला कैरेक्टर इनका यही है, इनमें दुग्ध उत्पादन की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक बात। दूसरा, शरीर पर रोम पाए जाते हैं। एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये याद रखें कि ये अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। अर्थात ये जरायुज होते हैं। अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना मतलब जरायुज। और जो पहले अंडे देते हैं फिर उनसे जब आते हैं उनको अंडज कहते हैं। तो ये अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, ये आप याद रखें। तो ये कैसे विविपोरस होते हैं, और जो अंडों को देते हैं वे ओविपोरस होते हैं।
अब देखिए, ये जितने भी स्तनपायी होंगे ये सब कैसे होंगे? समतापी जीव होते हैं। ये समतापी जीव होते हैं। ठीक है, जो हृदय है, हृदय 4 वेशमी होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। अब यहां पर मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको, इनको याद रखिएगा। जैसे कि नीली व्हेल, नीली व्हेल मछली नहीं है, स्तनपायी है। ठीक है, और याद रखना जो डॉल्फिन है, वो स्तनपायी जीव है, मछली नहीं है। और याद रखिए चमगादड़, ये पक्षी नहीं है, स्तनपायी है। अंतर समझ लीजिए, अक्सर आप इसको मछली मछली लगाते हो ना, इसीलिए आपका उत्तर गलत होता है। देख लो ध्यान से, नीली व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, ये सब क्या है? स्तनपायी हैं। आप ये बात जानते हो कि सभी स्तनपायी बच्चों को जन्म देते, लेकिन याद रखिएगा, नोट नोट कर लो, नोट नोट। प्लेटिपस और एकेडिना, एकेडिना अंडों को देने वाले स्तनपायी जीव हैं। ये ध्यान रखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण याद रखिएगा। ये सभी जीव समतापी होते हैं, हृदय 4 चैम्बर्ड होता है इनका। ठीक है ना। और सबसे विकसित जीव भी कह सकते हो, जो उसमें जो मनुष्य है, मानव भी आता है भाई, मानव तो है ही उसमें उदाहरण में। चौपाए जानवर हैं, ये सब भी जो है वो स्तनपाइयों में ही पाए जाते हैं। यानी यह जो वर्ग है वो सबसे विकसित हुआ है। यहां पर याद रखिएगा, जो कंगारू है, कंगारू, कंगारू अल्प विकसित, अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है, और इसीलिए कई महीने तक जो उसके शरीर में मार्सूपियन बैग लगी होती है आगे, उसी में वह विकसित होता रहता है। ठीक है, तो ये अल्प विकसित बच्चों को जन्म देने वाले अगर कोई उदाहरण में पूछ दे तो कंगारू का आप नाम ले दोगे, ये याद रखें। ये थी बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड थी। पूरा टॉपिक देखिएगा, समझिएगा। किसी प्रश्न पर कोई संदेह हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको पूरा प्रयास करूंगा प्रत्युत्तर देने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।